नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 13 अगस्त 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे पास में आज 3 इश्यूज़ हैं। एक तो हम जानेंगे कि प्राइमरी हेल्थ सेक्टर को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा हम जानेंगे कि लेबर रिफॉर्म्स की कितनी क्या ज़रूरत है हमारे देश में। और तीसरी बात हम देखेंगे वो है डेमोक्रेसी में क्या कॉन्ट्राडिक्शंस को देखने को मिल रहा है हमारे यहाँ पे, जबकि हम 75 ईयर्स या फिर 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं परसों। ठीक है, तो जानेंगे इन 3 मुद्दों को डिटेल में। फर्स्ट जो इशू है दैट इज अ सिस्टम दैट हील्स। प्राइमरी हेल्थ सिस्टम को रिफॉर्म में लाने के लिए है ये सुजाता राव जी के द्वारा लिखा हुआ है आर्टिकल। इनका ये कहना है कि इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए बहुत सारे काम किए जा चुके हैं। इसका मतलब लोकल लेवल पे ही सही ट्रीटमेंट मिल जाए लोगों को। इसके लिए भोर कमेटी आई, उसकी रिपोर्ट 1946 की, करतार सिंह कमेटी 1973, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005, आयुष्मान भारत मिशन 2019। बोले बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जिन्होंने प्राइमरी हेल्थ सेक्टर को बहुत ज़्यादा सेंटर में रख के काम किया। रिजल्ट ये रहा कि मल्टी टीयर्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर पीएचसी सीएचसी इनकी हम बात करते हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर देखें तो कितना हमारे पास में प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। देखो, 30 बेड का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी है, जहाँ पर 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं और कम्युनिटी वर्कर्स भी होते हैं। या फिर विलेज लेवल की बात करें तो कम्युनिटी वर्कर्स पे बेस्ड होता है, जहाँ पर 12 के लगभग डिजीजेज या ज़रूरतों को फोकस में रखा जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम प्राइमरी हेल्थ सेक्टर की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए जिनके रिजल्ट के तौर पर आज हमारे पास में प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इतना कुछ डेवलप हो पाया है। अब देखो, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था वो बहुत बड़ा एक गेम चेंजर के तौर पे निकल के आया, जिसने सबसे इम्पोर्टेंट काम तो क्या हुआ, एक तो बजटरी एलोकेशन 3 गुना हो गया। दूसरा, इसके अलावा देखें तो एक तो बजटरी एलोकेशन बढ़ा, लगभग 3 गुना हो गया था। ठीक है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेन डॉक्टर्स और जो नर्सेज हैं वो, और सर्विस डिलीवरी, इन चीज़ों पर ध्यान दिया, जो कि हम कह सकते हैं इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनाया गया। इसका रिजल्ट ये है कि 2005 में जहाँ केवल 41% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती थी, हॉस्पिटल्स में जो बच्चे पैदा होते थे, वो बढ़कर के 89% हो गए हैं। इसी का रिजल्ट ये रहा कि 2000 के टाइम की हम बात करें तो लगभग 1 लाख वुमेन में से 407 वुमेन्स की डेथ हो जाया करती थी। ठीक है, तो ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो हो गया। इसी तरीके से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशो में देखो, 1000 लाइव बर्थ्स में 58 जनों की डेथ हो जाया करती थी 2005 में, जो कि घट कर के केवल 28 तक ही आ चुकी है। तो ये जो डेटा है ये शो करता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हमने देखा है। इसमें ड्रग्स की, दवाइयों की अवेलेबिलिटी, डायग्नोस करना किसी बीमारी को, ठीक है, और हेल्थ केयर सिस्टम में लोगों का आना, ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, चाहे फिर वो बिहार हो, यूपी हो या ऑल ओवर इंडिया कहीं पर किसी भी स्टेट में देखें। तो कुल मिलाकर के एनकरेजमेंट है हमारे पास में कि जो हमने टारगेट्स किए थे वो हम मोर और लेस अचीव कर रहे हैं। पर सवाल ये आता है कि इतने कुछ एफर्ट्स के बावजूद भी जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए इंडियन, ये जो एक अपने आप में पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो होना चाहिए, उसको हम प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जितना बजटरी एलोकेशन होना चाहिए वो अभी भी अप टू द मार्क नहीं है। बजट एलोकेशन बढ़ा है पर वो अप टू द मार्क नहीं है। अभी भी केवल 1.1% ऑफ जीडीपी हेल्थ के लिए एलोकेट होता है। दूसरा, प्राइमरी केयर के लिए जो पैसा अलोकेट होना चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए वो बहुत कम है। इसमें से भी बहुत कम हिस्सा अलोकेट होता है। इसके अलावा देखा जाए तो जब बजट की एलोकेशन कम होती है प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, तो फिर मजबूरन फिर बाद में वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज की वजह से जो मोर्टेलिटी रेट है या फिर जो कमियां हैं वो बनी रहती हैं, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल जो लोकल लेवल पे अपना ट्रीटमेंट ले सकता है उसको फिर बाद में ज़्यादा पैसे दे करके और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इनमें जाकर के ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। कुल मिलाकर के कमी बहुत ज़्यादा है। इन कमियों को, इस गैप को करेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ कोविड टाइम पे अच्छे से एक्सपोज हुई थी कि वाकई में हमारे यहाँ पर ओवर क्राउडिंग कितनी ज़्यादा हो गई थी हॉस्पिटल्स में। पेशेंट खुद टेंशन में है, फैमिली वाले स्ट्रेस में है,
कि कैसे हम अपने जो खुद के इंडिविजुअल्स हैं हमारे, उनको हम कैसे ट्रीट करवा सकें। तो हमें ज़रूरत पड़ी फैमिली डॉक्टर्स की। भाई अगर हमारे यहाँ पे प्रॉपर एक प्राइमरी हेल्थ सिस्टम तैयार हो और डॉक्टर से सीधा कम्युनिटी के लोगों का कांटेक्ट हो, तो वो घर से बैठ कर के भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर डॉक्टर्स की है कमी, तो इस केस में वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? एक्सेसिबिलिटी। वैसे तो बोलने को तो हमने यूनाइटेड किंगडम का जो जनरल प्रैक्टिशनर्स वाला आइडिया है उसके बारे में बहुत सालों से सोच रखा है, पर वही बात है कि इस सिस्टम को हम अभी तक इंडिया में इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। तो चलो ये तो यूके का एग्जाम्पल था। अब सवाल आता है कि क्या इंडिया में कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहा है कोई? तो आंसर है यस। केरला में अब देखो कि 2014 के टाइम से पीएचसीज को बहुत ज़्यादा चेंजेस में लाया गया है, जिसमें एक अपने आप में गाइडलाइंस इशू करने वाला जो इंस्टीट्यूशन है वो है द इम्पीरियल कॉलेज ऑफ लंदन। वो अपनी तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, साथ में डीएफआईडी जो है वो भी काम कर रहा है। तो ऐसे में केरला में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पीएचसीज को आइडेंटिफाई किया गया है और उन पे काम किया जा रहा है। फोकस है कम्युनिटी नीड्स को फुलफिल करना। इसमें एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर देना है, ठीक है, 70 साल पुरानी जो पीएचसीज हैं उनमें चेंजेस लेकर के आना आज के हिसाब से। दूसरा, क्रोनिक डिजीज़, जैसे ऐसी बीमारियां जो एक बार लग गई तो वो लगातार ही बनी रहती है बहुत लंबे समय तक, तो उनको सही टाइम पर डायग्नोस कर दिया जाए तो उन बीमारियों को रोका जा सकता है। पर अगर वो सही टाइम पर डायग्नोज नहीं होती है तो फर्टिलिटी बढ़ जाती है, डेथ रेट भी बढ़ जाती है। तो उस केस में क्रॉनिक डिजीज़ के लिए प्रॉपर फैसिलिटी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे डायबिटिक कोई पेशेंट है तो उसकी अगर शुरुआत में ही अगर रिकग्निशन हो जाए ना कि हाँ ये डायबिटीज़ की तरफ मूव करने वाला है, तो उसको पहले से ही प्रोटेक्शन की तरफ ले जाया जाए, ठीक है। साथ में ये बोला जाए, ये किया जा रहा है कि फैमिली हेल्थ सेंटर्स के नाम से जाना जाए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को। कैसे? क्योंकि अल्टीमेट टारगेट आपका कम्युनिटी है, कम्युनिटी में मेन जो एंटिटी है, यूनिट है, दैट इज़ फैमिली। तो एक फैमिली की हिस्ट्री के बारे में जब एक डॉक्टर को पता हो तो वो डॉक्टर इजीली ट्रीटमेंट दे सकता है कि नहीं। साथ में अगर देखें, पीपल फ्रेंडली एंड पेशेंट फ्रेंडली सिस्टम होना चाहिए, ओके। जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे कि वो एक तो अपना काम अच्छे से करें और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएं। ऐसा ना हो कि अपना काम कर दिया और चले गए, फिर उसके बाद में कोई उनकी वो जवाबदारी नहीं है कि हाँ जी आपने कोई दवाई दी थी तो उसका कोई रिएक्शन हो गया तो आपको कोई सोल्यूशन नहीं लोगे, नहीं मैंने दे दिया मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं। इसके अलावा पेपरलेस या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो सकता है। पेशेंट्स को हायर लेवल पे अगर रेफ़र करना है तो वो टाइमली एक्शन लिया जा सके, है ना। तो ये एक्चुअल में केरला की पीएचसी लेवल पे अच्छे से काम किया जा रहा है, जिसका रिजल्ट ये है कि अभी बहुत हद तक केरला में काम अच्छे से हो रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो कि केरला में फैमिली हेल्थ सेंटर्स हैं वो काम कर रहे हैं लगभग 550। इवन इंडिया में अकेला स्टेट है केरल जहाँ पर पैलिएटिव केयर प्रोवाइड की जा रही है घरों पर, और उसके लिए मोबाइल टीम काम करती है। पैलिएटिव केयर का मतलब हो गया जब एक इंडिविजुअल इतना ज़्यादा बीमार है और फिजिकली इतना ज़्यादा वीक हो चुका है कि उसको अगर अब ट्रीटमेंट देकर के आप रिकवर कराने की कोशिश करो तो वो रिकवरी के चांसेस निल हैं, है ना। तो ऐसे में उनको कैसे भी करके अंतिम समय तक उनको अच्छी से ज़िंदगी जीने का मौका मिले, उनको केयर मिल जाए, बस प्रोटेक्शन मिल जाए, इस तरीके से। अब सवाल ये आता है कि ये जो एग्जीक्यूशन है केरला में, ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो इसमें ट्राईपार्टाइट पार्टनरशिप है, जिसमें एक तो स्टेट का हेल्थ डिपार्टमेंट, जो तो देखो हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, और वुमेन कलेक्टिव्स और कम्युनिटी लेवल बॉडीज़, इन तीनों का मिलकर के कोलैबोरेशन है, जिसमें लोकल बॉडीज़ हैं वो तो कर रही हैं फंडिंग की व्यवस्था, वुमेन कलेक्टिव्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं वॉलेंटियर्स की तरीके से, और हेल्थ डिपार्टमेंट है वो सर्विस दे रहा है। तो इस तरीके से तीनों ने अपने हिसाब से अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ली। रिजल्ट ये है कि आज केरला में बहुत हद तक जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है शानदार परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चाहे फिर वो लगातार केयर देने की बात करो, पेशेंट पे फोकस रखना हो, एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, और ट्रीटमेंट भी किस पे बेस्ड होगा? एविडेंस बेस्ड। इसका मतलब पहले प्रॉपर डायग्नोसिस हो बीमारी का, फिर ट्रीटमेंट चले। तो इस तरीके से केरला की लर्निंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ में डॉक्टर्स हो या पैरामेडिक्स हो या फ्रंट लाइन वर्कर्स हो,
इनको भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और देखा जाए तो इनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, जिससे कि जितना अवेयर मैनर में ये काम करेंगे उतना ही बेनिफिट हो पाएगा हेल्थ सिस्टम में। और इसके लिए क्या किया जा सकता है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, आप सैलरी में हाइक दे दो, वेजेस एक्स्ट्रा दे दो, और नॉन फाइनेंशियल में कि हाँ भाई आप कोई काम करोगे तो चलो ठीक है आपको ये एक्स्ट्रा लीव मिल जाएगी अगर आप एडिशनल एफर्ट लगाओगे। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो नंबर ऑफ हॉस्पिटल, नंबर ऑफ पर्सनल्स, इनको हमें थोड़ा सा ओवरकम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल्स की कमी है और भीड़ पड़ती है ज़बरदस्त जब कोई कोरोना जैसी महामारी आ जाती है तो। ठीक है, इसके अलावा लोगों को इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर को फैमिली सेंटर में क्यों कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, लोगों को मेडिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज, योगा, इनके बारे में भी प्रॉपर बता दिया जाए, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है तो वो क्या है, लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं, इनको अगर ठीक कर दिया जाए तो कितना बेनिफिट हो सकता है। और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो ये प्रिवेंटिव अप्रोच हो जाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो सभी स्टेट्स के लिए हम एक मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे हमने केरला का मॉडल देखा तो ये एज इट इज़ आप दूसरे स्टेट्स में अप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा। वन साइज नेवर फिट्स ऑल, ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ एक चीज़ आप हर जगह पे सेट कर दो। आप स्टेट के डिजीज़ बर्डन के हिसाब से उसको मॉडिफाई करो, वहाँ के लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, स्टेट की लोकेलिटी के हिसाब से आप उनको चेंज कर सकते हो। इसके अलावा देखा जाए फ्लेक्सिबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और ऑटोनॉमी, ये तीन चीज़ें अगर देते हो तो इससे क्या होगा कि इनोवेशन भी आएगा स्टेट के हिसाब से। भाई स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स अपने हिसाब से प्लान तैयार करें कि हम हमारे लोगों को कैसे ट्रीट करना चाहते हैं, तब जाकर के बोला हमें जो टारगेट हम अचीव करना चाहते हैं, जिसमें हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जितना रोबस्ट होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है, तो उसके लिए हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। केरला अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट स्टेट के एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लेबर एंड इट्स डिसकंटेंट। आर्टिकल को लिखा है अरुण मायरा जी के द्वारा। देखो इनका ये कहना है कि सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की अगर बात करें हमारे देश में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सिटीजन्स को एक अच्छी लाइवलीहुड अर्न करने में बहुत ज़ोर आता है। ज़ोर आता है का मतलब खुद को जोर नहीं आता है, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट है भी तो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट दोनों बहुत बुरे हाल से गुजर रहे हैं। या तो बेरोज़गारी है या रोज़गार मिल गया तो ढंग का नहीं मिल रहा है, चाहे फिर वो इनकम की अनसर्टेनिटी हो, वर्किंग कंडीशन घटिया हो बहुत ही ज़्यादा, तो ऐसी परिस्थितियों में इनको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। अब देखो ये जो थ्योरी है कि हाँ भाई एक अच्छी ज़िंदगी के लिए सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए क्या करना होगा, हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना होगा, जिससे कि इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे और जॉब क्रिएट होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से ऐसे काम किए गए हैं, या लेबर कोड या लेबर एक्ट जो है उनमें रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसके चलते ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते ईज़ ऑफ अर्निंग इंश्योर हो सके और लोग रोजगार प्राप्त करके और फिर बाद में आराम से अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकें। इसके लिए यूपीए गवर्नमेंट ने भी शुरुआत कर दी थी जब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे रिफॉर्म्स लाने शुरू कर दिए, डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था, पर उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। तो जब एनडीए गवर्नमेंट आती है 2014 में तो उन्होंने कुछ और ज़्यादा रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जो लॉज में ही चेंजेस की बात कर दी। जैसे कि आज हम बात करते हैं 4 लेबर कोड्स की, जिससे कि एक तो लेबर कोड से क्या हो गया, कन्फाइन हो गए, ज़्यादा लॉज को 40, 45, 50 के लगभग लॉज हैं, उनको आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, केवल 4 लेबर कोड्स को फॉलो करना है। लेबर कोड एक बार रिवाइज कर लेना आप ज़रूर से, ठीक है। इसके अलावा स्टेट्स को एनकरेज किया जा रहा है कि भाई आप अपने लेवल पे चेंजेस लेकर के आ जाओ। यहाँ पर देखो बताया जा रहा है कि लेबर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सॉरी लेबर जो है इसका थोड़ा सा प्रोविज़न तो किया हुआ है किसमें, यूनियन लिस्ट में, और बाकी कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन्ड है। तो स्टेट्स को एनकरेज किया जाना अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो लेबर रिफॉर्म अभी तक इंट्रोड्यूस हुए हैं उनमें एक लेबर रिफॉर्म किससे एसोसिएटेड है, वो पर्टिकुलर एक्ट जो है वो आपके सामने यहाँ पर है। 1 सेकेंड आप रुकिए, ये देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इस एक्ट के ऊपर एक रिसर्च की जाती है, मतलब पूरा सर्वे किया जाता है वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट के द्वारा, और एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। रिपोर्ट का नाम है इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी ऑफ लेबर रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाई स्टेट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जो भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं लेबर लॉज में, उनके द्वारा
क्या आउटकम अभी तक देखने को मिल रहा है। देखो लेबर लॉज की अगर बात करें तो बहुत कुछ कवर होता है इसमें, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस भी कवर होते हैं, कितनी सैलरी मिल रही है, कितना काम मेहनताना मिल रहा है। सेफ्टी कंडीशन क्या है कि भाई जो भी काम है, कोई रिस्क, जिस लेवल की रिस्क है उसके हिसाब से वहाँ पर प्रोटेक्शन की फैसिलिटी है कि नहीं। सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, बच्चों की इनकी फैसिलिटी के लिए, या इंश्योरेंस की बात कर लो। और एम्प्लॉयमेंट कितने दिनों तक मिल रहा है, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको रिजॉल्व करने का क्या तरीका है। ये सारी चीज़ें आती हैं जब हम लेबर लॉज की बात करते हैं। पर यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की अगर बात करें तो लेबर लॉ इसमें चेंज लाया गया था। वो क्या चेंज था कि 300 या इससे ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको अपने यहाँ पर, मतलब जिस भी कंपनी में 300 या 300 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उनको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रोविज़न करना होगा। इसका मतलब कि वहाँ पर लेबर यूनियन भी होगी और साथ में एम्प्लॉयर जो होगा वो भी अपने हिसाब से एंटरटेन करेगा जो भी प्रॉब्लम आ रही है लेबर्स की। ठीक है, तो इस चीज़ पर फोकस किया गया। अब सर्वे होता है लगभग 6 स्टेट्स में, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसमें ये पता पड़ा कि पहली चीज़ कि अगर आपने लेबर लॉज थोड़े इजी कर दिए, जिसमें आपने लेबर को फायर करने का जो प्रोविज़न है वो थोड़ा आसान कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 300 से कम अगर लेबर काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर थोड़ा सा फ्रीडम फील करता है, इन्वेस्टर थोड़ा सा फ्रीडम फील करेगा, और आसानी से अगर उसके पास में काम नहीं है तो लेबर को फायर कर देगा, नौकरी से निकाल देगा। तो यहाँ पर सवाल ये है कि क्या केवल नौकरी से निकाल देने के अधिकार के बेस पर ही एक इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करेगा? तो सर्वे में क्या निकल के आया, इस रिपोर्ट में क्या शो किया जा रहा है जी, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंडिविजुअल्स को हायर करो और उनको मन में आए तब फायर कर दो। ये केवल एक पॉइंट नहीं होता है कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे, इसके पीछे बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि जो प्रोडक्ट वो एंटरप्राइज प्रोड्यूस करना चाहता है उसकी मार्केट में डिमांड है कि नहीं। दूसरी चीज़ ये कि कैपिटल, मशीनरी, मटेरियल, लैंड, जैसे हम बोलते हैं ना फैक्टर कॉस्ट, लैंड लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन सारी चीज़ों में केवल लेबर पे फोकस नहीं होता है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लेबर को हटा दो तो लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप 3 चीज़ें और आती हैं भाई, इनके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। मशीनरी, रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, आपको मार्केट चाहिए, ये सारी चीज़ें सोच करके इन्वेस्ट किया जाता है। तो केवल लेबर लॉज में आप चेंज कर दो और केवल ये सोचो कि हाँ एम्प्लॉयमेंट राइज हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया कि जो लेबर लॉज में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए उसकी वजह से ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कहाँ पर राइज हुआ है, जो लार्ज एंटरप्राइजेज हैं उनके द्वारा। अब लार्ज एंटरप्राइजेज हैं तो वो बल्क में एकदम से जॉब जो क्रिएट करेंगे वो किसके लिए क्रिएट होगी, यहाँ पर नहीं बताया हुआ, नॉर्मल में बताता हूँ कि अगर लार्ज एंटरप्राइजेज अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको ज़्यादातर स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि हमारे यहाँ पर लेबर की जो क्वालिटी है वो अभी तक भी इम्प्रूव नहीं हो पा रही है। रिपोर्ट ने क्या कहा कि इफ़ेक्टिव लेबर रिफॉर्म्स जो हैं वो इस तरीके से नहीं होते हैं कि आपने अगर आज इंप्लीमेंट कर दिया लेबर रिफॉर्म और उसका इमीडिएट आपको रिजल्ट मिल गया। नो, राजस्थान सबसे पहला स्टेट था जहां पर लेबर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, बट अभी तक कोई आउटकम पॉजिटिव मिला नहीं है। इसका मतलब टाइम भी लगता है एक पॉलिसी के रिजल्ट को आने में। फिर इसके आगे कि 300 या 300 से ज़्यादा अगर पर्सन्स किसी प्लांट में या किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ये जो प्रोविज़न जब डाला गया, क्योंकि 300 से ज़्यादा होंगे तभी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और उसका प्रोविज़न किया जाएगा, और 300 से कम है तो उस केस में आसानी से एम्प्लॉयर है वो अपने हिसाब से काम कर सकता है, अपने वर्कलोड के हिसाब से हायर करेगा, वर्कलोड के हिसाब से ही फायर करेगा। काम कम है तो वो जॉब से मना भी कर सकता है। तो ये जो चीज़ें थी उस इंट्रोडक्शन के बाद में टोटल जो लेबर पार्टिसिपेशन था, आप कह सकते हो कि जो एम्प्लॉयमेंट है 300 या 300 से ज़्यादा वाली फर्म्स में, वो 51% से बढ़कर के 55% तक बढ़ गया, जिसमें मेन फोकस रहा था एडमिनिस्ट्रेशन पे। फिर उसके बाद में आप देखो कि कुछ बोल्डर एंड फेवरेबल मतलब जो कदम लिए गए 2014 से लेकर अभी तक, तब से लेकर अभी तक 55 से 56% तक ही राइज हो पाया है 300 से ज़्यादा पर्सन्स वाली फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के बात क्या है कि आपने लेबर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, उनका जो आउटकम है क्या वो आपको प्रॉपर मिल पाया है? आप 51% से कहाँ तक पहुँचे हो? केवल 56% तक। इसका मतलब बहुत कुछ करना बाकी है।
आपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो प्रोविज़न किए हैं बोलो उनमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनको एम्प्लॉयर अपने हिसाब से यूज़ कर लेता है और एम्प्लॉय को नुकसान होता रहता है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आज के टाइम पर फॉर्मल एंटरप्राइजेज है ना, फॉर्मल इंडस्ट्री नॉर्मली उनको बोली जाती है जहां पर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं या फिर और साथ में जिनके ऊपर गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो आप देखो कि आज के टाइम पे फॉर्मल एंटरप्राइजेज है ना वो भी धीरे धीरे इनफॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसे कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा पैसा लगा देंगे और एम्प्लॉय को इस तरीके से लेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाए, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो, काम हुआ काम खत्म, आप जाओ, अब आपको छुट्टियां भी नहीं मिलेंगी ना उनको आपको प्रॉपर फैसिलिटी मिलेगी। तो इस तरीके से फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अब सवाल यह है कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में क्या बेनिफिट होते हैं, जैसे कि पेड लीव्स मिल जाती हैं, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हाँ जी आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, आप आ जाओ काम करो, और सोशल सिक्योरिटी जैसे इंश्योरेंस और ये हेल्थ एजुकेशन इनसे रिलेटेड फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। पर सवाल ये है कि जो लोग इन सारी फैसिलिटीज़ को देख करके अपनी जॉब स्टार्ट कर रहे हैं क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं अपने प्लेस वर्किंग प्लेस पे? तो इसका आंसर ये आता है कि देखो, एक तो राइट टू बी हर्ड, मतलब किसी भी एम्प्लॉय की कोई अगर पीड़ा है, कोई उनको ग्रीवेंस है, कोई इशू है तो उसको कोई ना कोई एड्रेस तो करे, वो कमी मिलती है। एक तो एक मिनिमल एसेंशियल्स, भाई किसी भी जगह पे आप काम करो, फॉर एग्जांपल एक टीचर है कोई पढ़ाने जाए तो उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो वो बेसिक चीज़ें भी अगर वहाँ पर नहीं मिलेंगी तो क्या फिर फॉर्मल क्या इनफॉर्मल? केवल आप पेड लीव और ये कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, सोशल सिक्योरिटी देकर के आप उसको फॉर्मल कैटेगरी में डाल दो तो बोले ठीक नहीं है। ज़रूरत यह है कि हमें ये जो रिक्वायरमेंट है लेबर की, लेबर लॉज के हिसाब से वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो हमारे यहाँ पे। इसके अलावा देखा जाए तो लॉज का थ्रेशोल्ड इतना ज़्यादा हाई कर दिया है जिसकी वजह से फिर बाद में जो स्मॉल एंटरप्राइजेज है ना वो तो उन लॉज को फॉलो ही नहीं करते हैं। मतलब 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखने वाले जो एंटरप्राइजेज हैं वो इन लॉज को बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं। फिर क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड लेवल इतना ज़्यादा कर दिया कि उसको इम्प्लीमेंट करना ही मुश्किल हो जाता है। तो प्रैक्टिकली आपको ये सोचना होगा कि क्या चीज़ इम्प्लीमेंटेबल है इंडियन सिनेरियो की अगर हम बात करें। ठीक है, तो प्राइमरी पर्पस क्या है लेबर लॉज का? देखो, प्रोटेक्ट करना है वर्कर्स को। आप इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हो, प्रमोट करते हो, तो बोलो वो ठीक नहीं है, फिर उसके लिए आप लेबर लॉ मत बोलो, फिर इसको इन्वेस्टर्स लॉ बोल दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके अलावा रिपोर्ट में बार बार यही चीज़ आती है कि जितने भी रिफॉर्म्स अभी तक इंट्रोड्यूस हुए हैं इंडिया में लेबर लॉज को चेंज करते हुए, उन्होंने ज़्यादा फेवर किसका किया है? एम्प्लॉयज़, आई मीन इनको, एम्प्लॉयर्स को, ना कि एम्प्लॉयज़ को या फिर लेबर यूनियन को। तो हमें ज़रूरत क्या है कि आज के टाइम पर जितना अलोकेशन हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एक तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप केवल एम्प्लॉयर को फेवर करते हो, इन्वेस्टमेंट लेकर के आते हो, तो उससे भी कहीं ना कहीं वर्किंग कंडीशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज़, एक वक्त था 1980 से 1990 के बीच में जब 1% भी अगर जीडीपी में राइज होता था ना तो लगभग 2 लाख नौकरियां बनती थी। 1999 से 2000 के बीच में 1% जीडीपी राइज होने पर लगभग 1 लाख नौकरियां बनने लग गई, मतलब कमी आई। आज की परिस्थिति अगर देखें तो 1% जीडीपी राइज हो रही है तो केवल 50% ही, आई मीन 50,000 नौकरियां ही बन रही हैं। कुल मिलाकर के आप देखो कि जीडीपी ग्रोथ रेट तो आप ज़्यादा देख रहे हो, पर सवाल यह है कि क्या आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हो? आंसर है नहीं, एडिक्वेट नहीं है। तो इस चीज़ पर हमें ध्यान देना होगा। तो एक पैराडाइम शिफ्ट लाने की ज़रूरत है लेबर पॉलिसीज़ में, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ में, जिसके चलते एक तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो और दूसरा बेटर क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट आए। ऐसा नहीं हो कि केवल नौकरियां बना दी और फिर उस नौकरी को लेने के टाइम पर तो आदमी ये सोचे कि कैसे भी करके नौकरी मिल जाए, पर नौकरी जब करनी शुरू की तब उसको रियलाइज़ हो कि यार मेरा तो यहाँ पे शोषण हो रहा है। तो वो चीज़ें रिफॉर्म्स में आनी चाहिए। तो ईज़ ऑफ डूइंग जो है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ में ईज़ ऑफ अर्निंग भी करने की ज़रूरत है। ईज़ ऑफ अर्निंग बेटर लाइवलीहुड, तब जाकर के एक डिग्निफाइड जिंदगी एक इंडिविजुअल जी पाएगा। तो लेबर रिफॉर्म्स आ रहे हैं, दैट्स ओके, पर लेबर रिफॉर्म्स का मतलब ये नहीं कि केवल वो इन्वेस्टर्स को ही बेनिफिट करे, आपको लेबर के बारे में भी सोचना होगा। ठीक है, अब आपको लेबर इशू जो है उसको एक बार डिटेल में देख लेना है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेबर कोड के बारे में एक बार जरूर पढ़ोगे आप चारों के बारे में। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ फ्रीडम। देखो इस आर्टिकल को लिखा है सुहास पालसीकर जी ने। इनका ये कहना है कि 15 अगस्त ये जो आ रही है इसको हम 75th ईयर हमारा इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 75 साल की जर्नी में कितना कुछ हमने डेमोक्रेसी के बेसिस पे एंजॉय किया है और क्या अभी डेमोक्रेसी के सामने चैलेंजेस हैं वो अगर देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज तो है कि बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं और उन कॉन्ट्राडिक्शंस को हमें एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला कॉन्ट्राडिक्शन तो क्या है कि हम नेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के टाइम पे, ना कि डेमोक्रेसी को। कुल मिलाकर बात क्या आ रही है कि डेमोक्रेसी जो है वो सेकेंडरी हो चुकी है नेशन के सामने। राष्ट्र को क्या बोलते हैं हम? एक ज्योग्राफिकल एरिया, वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों की लैंग्वेज और वहाँ के लोगों की कल्चर और साथ में कुछ सिंबल्स। उन सिंबल्स को हम एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज़ नेशन। बट जिस राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं उसकी नींव किस पे टिकी हुई है? डेमोक्रेसी नाम के एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम पे। तो बोले डेमोक्रेसी को हम बहुत ज़्यादा हद तक डाइल्यूट कर चुके हैं, आज नेशन को हम ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक एथोस पर ध्यान देना होगा। पहला तो कॉन्ट्राडिक्शन डेमोक्रेसी के खुद के प्रिंसिपल पर ही आ गया। दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन क्या बताया जा रहा है कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर बड़ा गर्व होता है कि हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत सोच समझ करके बनाया था और एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए ऐसा कानून जो कि सबके लिए बराबरी का काम करे। अब सवाल ये है कि जो सोशो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हैं, क्या हम उसको, उन चीज़ों को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, उनको हम प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर रहे हैं? बात हो रही है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 की। तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं? तो बोला हाफ हार्टेडली ही उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हर बार सरकार ऐसे लूप होल्स ढूंढती है, स्टेट ऐसे लूप होल्स ढूंढता है जिसके चलते इन दोनों में से किसी एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाती हुई दिखाई देती है। जहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम जो था उसको सिटीजन फ्रेंडली होना चाहिए, सिटीजन्स का बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए, बट बोले वो चीज़ें कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रही है। तो एक ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तीसरा कॉन्ट्राडिक्शन कि डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, काम करवाने के लिए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर ये नहीं है कि हमारे पास में इंस्टीट्यूशंस की कमी है, इस वजह से डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर कम पड़ रही है, वीक पड़ रही है। इसका आंसर ये है कि इंस्टीट्यूशंस की तो कमी नहीं है हमारे पास में, और हर साल नए इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करती जाती है पार्लियामेंट। पर सवाल ये है कि एक जो इनेबलिंग रोल होना चाहिए इन इंस्टीट्यूशंस का, उन इंस्टीट्यूशन का इनेबलिंग रोल ख़त्म होता चला जा रहा है। लगातार इस तरीके से उन इंस्टीट्यूशंस को यूज़ किया जा रहा है जो कि एक ऑपरेशन का कारण बन रहे हैं, लोगों को परेशान करते चले जा रहे हैं। आज कुछ लोगों के हाथ में पावर प्रिविलेजेस होती चली जा रही, इकट्ठी हो गई पावर, एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो गई है। और जहाँ पर डेमोक्रेसी की बात करते हैं वहाँ पर तो हम पावर डिवीज़न की बात करते हैं, पावर शेयरिंग की बात करते हैं। ऑटोनॉमी इन इंस्टीट्यूशंस की ख़त्म हो गई है। जो इंस्टीट्यूशन को जिन काम के लिए इस्टेब्लिश किया गया था, उन कामों के अलावा जो पॉपुलिज्म है, जो पॉलिटिक्स है, उसके हत्थे इस तरीके से चढ़ गए हैं कि केवल वोट बैंक के ऊपर दिमाग लगा करके काम किया जाता है, या फिर ऑपोजिशन पार्टीज हो, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जिनके चलते उनको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। चौथा पॉइंट, हम बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर एडल्ट सफरेज हमने शुरू से अडॉप्ट किया हुआ है। इसका मतलब सबको वोट देने का अधिकार है, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। और दूसरा, वोट देने के अलावा अगर खुद भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके और लीडर बनना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में, तो वो कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये है, क्या एक साधारण नागरिक हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकता है? जी नहीं। केवल एक ही तरीका है जिससे कि आप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो है फैमिली रूट। अगर आपके परिवार से कोई भी बंदा ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है और उसकी पॉलिटिक्स में अच्छी खासी पकड़ है, तो आप आराम से पॉलिटिक्स में एंटर हो सकते हो। बाकी आप भूल जाओ, एक ऑर्डिनरी इंसान जिसके पास में पैसा नहीं है और वो चाहता है कि भाई मैं पार्टिसिपेट करूं पॉलिटिक्स में, क्या वो कर सकता है? नो। तो इस तरीके से हम एक सोशियो इकोनॉमिकली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं, बट सच बात यह है कि हम एक बहुत ज़्यादा अनइक्वल सोसाइटी हैं। फाइनल जो कॉन्ट्राडिक्शन है दैट इज़ कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इसकी बेसिक यूनिट होती है एक इंडिविजुअल। क्या कम्युनिटी के सामने एक इंडिविजुअल की चलती है? नो। इंडिविजुअल तो एक सेकेंडरी एंटिटी बन करके रह गया है, कम्युनिटी के बारे में सोचा ज़्यादा जाता है। तो इसके चलते एक इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है, जो उसके राइट्स हैं, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के
हमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 की बात करें तो वो चीज़ें इंश्योर करनी ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पर डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती चली जा रही है इन कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से ही। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद में आज हम 75वां साल अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें इन चीज़ों को करेक्ट करना होगा। ठीक है, तो डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।